हेलो साथियों। कल हमने आपके बात की थी मेवाड़ राजवंश की। आज उससे आगे बात करते हैं, क्योंकि कल हमने देखा था राजवंश में हमने मेवाड़ के प्राचीन नामों के बारे में बात की थी। मेवाड़ के भौगोलिक स्वरूप के बारे में बात की थी कि मेवाड़ में कौन सा वंश है, उसका संस्थापक कौन है, उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई थी। इन सब चीजों के बारे में हमने अध्ययन किया था। आज बात करते हैं हम जेतर सिंह से आगे तक, क्योंकि जेतर सिंह तक हमने कल बात कर ली थी। अब बात करते हैं जेतर सिंह से आगे। हमारा चल रहा है आपका मेवाड़ राजवंश। मेवाड़ राजवंश हम बात करते हैं आपके जेतर सिंह से आगे की। तो मैं बात करूं आपकी जेतर सिंह के बाद में मेवाड़ का शासक बना था आपका तेज सिंह। तेज सिंह 1253 से 73 तक। अब हमें तेज सिंह के बारे में क्या पढ़ना है और क्या याद रखना है। सबसे पहले ये बात, जब भी आप कोई शासक पढ़ो तो आपके माइंड में ये क्लियर होना चाहिए कि इस शासक के बारे में हमें पढ़ना क्या है और क्या छोड़ना है। तो जेतर सिंह के बारे में, आप तेज सिंह के बारे में सबसे पहले तो बात करते हैं हम इसकी उपाधियों की। इसकी आपकी उपाधियों की कि आपके तेज सिंह की उपाधि क्या क्या थी। तो देखो, एक तो उपाधि है आपकी परम भटारक। परम भटारक। और एक उपाधि है इनकी आपकी महाराजा धीराज। महाराजा धीराज, परम भटारक, महाराजा धीराज। और एक उपाधि है परमेश्वर। तेज सिंह की उपाधियां क्या क्या है? तो आपकी परम भटारक, महाराजा धीराज और परमेश्वर। और तेज सिंह ने आपके एक उपाधि चालुक्यों की भांति ली थी। किनकी भांति? आपके चालुक्यों की भांति। कई बार पूछ लिया जाए कि तेज सिंह ने चालुक्यों की भांति कौन सी उपाधि ली थी, तो वो याद रखना आप, वो उपाधि थी आपकी उभापति वल्लभ प्रौढ़ प्रताप। उभापति वल्लभ प्रौढ़ प्रताप। तेज सिंह की उपाधियां कौन कौन से है? तो एक आपकी उपाधि है परम भटारक, महाराजा धीराज और आपकी परमेश्वर। और एक उपाधि इन्होंने ग्रहण की थी आपकी चालुक्यों की भांति, और वो कौन से? आपकी उभापति वल्लभ प्रौढ़ प्रताप। एक तो बात आ गई तेज सिंह की उपाधियों के बारे में कि तेज सिंह की कौन कौन सी उपाधि थी। इसके बाद मैं बात करूं कि तेज सिंह के शासनकाल की और क्या इंपॉर्टेंट बात है। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट बात हमें याद रखनी है आपकी कि तेज सिंह के शासनकाल में मेवाड़ में चित्रकला की शुरुआत हुई थी। किसकी? आपकी चित्रकला की। तो कि मेवाड़ में चित्रकला की शुरुआत किस शासक के समय में हुई? तो वो कौन हो जाएगा? आपका तेज सिंह। कि मेवाड़ में तेज सिंह के शासनकाल में आपकी चित्रकला की शुरुआत हुई। इसके साथ साथ जो मेवाड़ चित्रकला पे ग्रंथ लिखा गया था आपका, जिस ग्रंथ का नाम है आपके श्रावक प्रतिक्रमण चूर्णी, कि आपके मेवाड़ की चित्रकला पे लिखा गया सर्वप्रथम जो चित्रित ग्रंथ है आपका श्रावक प्रतिक्रमण सूत्री चूर्णी, ये किसके शासनकाल में लिखा गया? तो किसके शासनकाल में? आपके तेज सिंह के। फिर सर ये आपका जो ये ग्रंथ है ये किसने लिखा? तो ये लिखा था आपके कमल चंद्र ने। किसने लिखा? आपके कमल चंद्र ने लिखा। सर कहां पर लिखा? तो इसको लिखा था आपके आहड़ में। कहां पर लिखा था? आपके आहड़ में ताड़ पत्रों के ऊपर लिखा था। तो तेज सिंह की क्या क्या चीजें आपको याद रखनी है? तेज सिंह की उपाधियां याद रखनी की परम भटारक, महाराजा धीराज, परमेश्वर, चालुक्यों की भांति उभापति वल्लभ प्रौढ़ प्रताप। इसके अलावा तेज सिंह के समय में मेवाड़ में किसकी शुरुआत हुई आपकी? तो चित्रकला की शुरुआत हुई। मेवाड़ में चित्रकला पे लिखा गया पहला ग्रंथ कौन था? तो श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी।
किसने लिखा? कमलचंद्र ने लिखा। कहां पर लिखा? आहाड़ में लिखा और ताड़ पत्रों के ऊपर लिखा। ये सारी चीजें हमें याद रखनी है, किसकी? आपके तेज सिंह की। और अगर मैं तेज सिंह की आपके बात करूं तो तेज सिंह की एक पत्नी थी आपकी जेतल देवी। कौन सी? आपकी जेतल देवी। और जेतल देवी ने एक मंदिर बनवाया था, उस मंदिर का हमें ध्यान रखना। और वो मंदिर था आपके श्याम पार्श्वनाथ का मंदिर। श्याम पार्श्वनाथ का मंदिर। तो चित्तौड़ में जो आपका श्याम पार्श्वनाथ मंदिर है, इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो जेतल देवी ने। जेतल देवी कौन है? तो तेज सिंह की पत्नी है। तो इतनी चीजें याद रखनी है तेज सिंह के बारे में कि तेज सिंह किसका पुत्र है? आपके जेतर सिंह का पुत्र था। जेतर सिंह के बाद में शासक बना 1253 ईस्वी में। 73 तक इसका शासन काल रहा। इसके समय में चित्रकला की शुरुआत हुई। चित्रकला पे पहला ग्रंथ लिखा गया। किसने लिखा? कमलचंद्र ने लिखा। इसके अलावा इसकी पत्नी जेतल देवी ने कौन सा मंदिर बनवाया? तो श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। ये सारी चीजें है किसकी? आपके जेतर सिंह की। चलो हम बात करते हैं जेतर सिंह के बाद में। तो जेतर सिंह के बाद की मैं अगर बात करूं आपकी बच्चों, तो जेतर सिंह के बाद में आपका उल्लेख मिलता है समर सिंह का। किसका? आपके समर सिंह। अब हम बात करते हैं आपके समर सिंह की। 1273 से लेके 1302 ईस्वी तक आपका शासनकाल रहा था। किसका? समर सिंह का। आपको समझ में तो आ रहा है ना कि पहले हम आपके जो से मेवाड़ वंश की स्टार्ट की तो आपके घुइल को पढ़ा। घुइल के बाद में हमने बप्पा रावल देखा। बप्पा रावल के बाद में हमने अल्लट का अध्ययन किया। अल्लट के बाद में थोड़ा सा शक्ति सिंह के बारे में देखा। शक्ति सिंह के बाद में हमने आपके रण सिंह के बारे में बात की। रण सिंह के बाद में छेम सिंह। छेम सिंह के बाद में हमने आपके सामंत सिंह के बारे में पढ़ा। सामंत सिंह के बाद में हमने आपके जेतर सिंह। जेतर सिंह के बाद में तेज सिंह और तेज सिंह के बाद में आपका समर सिंह। अब बात करते हैं समर सिंह की। एक तो याद रखना, जो समर सिंह था, इस समर सिंह को आपके धर्म सहिष्णु वाला शासक कहा जाता है। धर्म सहिष्णु वाला। धर्म सहिष्णु वाला शासक क्यों? क्योंकि एक तो इसके समय में जो आपका अलाउद्दीन खिलजी होता है, वो 1299 ईस्वी में गुजरात अभियान किया था। कौन सा अभियान? आपका गुजरात अभियान। और जब गुजरात अभियान करता है तो गुजरात जाते समय जो वो अपनी सेना लेके गया था, वो मेवाड़ से होके गई थी। जो उनकी सेना थी, वो सेना जब गुजरात जा रही थी तो वो सेना कहां से गई थी? आपके मेवाड़ होके गई थी। तो अलाउद्दीन ने कहा भाई आपके खिलजी ने कि समर सिंह जी, मैं गुजरात पे अभियान करने जा रहा हूं और मैं आपके मेवाड़ से होकर जाना चाहता हूं, इसलिए मुझे रास्ता चाहिए। समर सिंह ने स्पष्ट कह दिया कि आप गुजरात जाइए, कोई बात नहीं, सेना को लेके जाइए, पर मेवाड़ से जाओगे तो बदले में क्या देना होगा? टैक्स। खिलजी ने कहा कि समर सिंह, अब तो मुझे गुजरात जाना है, लेकिन मैं वापस आते समय तुझे मारूंगा। लेकिन आपके समर सिंह ने स्पष्ट कह दिया कि इस समय आपको मेवाड़ से होके जाना है तो क्या देना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। खिलजी ने फिर समझाया, अरे स्टाफ में हम, तू भी राजा मैं भी राजा, तो कम से कम हमारा तो स्टाफ चलना चाहिए। पर आपके समर सिंह ने स्पष्ट कर दिया कि मुझे क्या चाहिए? टैक्स। तो एक तो याद रखना कि समर सिंह के समय में अलाउद्दीन खिलजी ने 1299 ईस्वी में गुजरात अभियान किया था। उस गुजरात अभियान के तहत जो अलाउद्दीन खिलजी की सेना कहां से गुजरी थी? आपके मेवाड़ से। और मेवाड़ से गुजरी तो आपके समर सिंह ने इनसे क्या लिया था? आपके टैक्स लिया था। पहली बात। इसके बाद में समर सिंह के बारे में एक बात याद रखना कि मेवाड़ में जीव हत्या पे रोक लगाने वाला शासक कौन था? किस पे? आपके जीव हत्या पे। तो मेवाड़ में जीव हत्या पे रोक लगाने वाला शासक कौन है भाई? आपका समर सिंह। और अगर आप समर सिंह की बात करो तो समर सिंह के शासनकाल में 8 शिलालेख प्राप्त हुए। कितने शिलालेख? आपके 8 शिलालेख प्राप्त हुए समर सिंह के समय के। इन शिलालेखों की हम बात करें तो इसमें जो मुख्य मुख्य आपके शिलालेख है, जैसे एक है आपके चिरवा का शिलालेख। कौन सा? आपका चिरवा का शिलालेख। कब का है? तो ये है आपके 1273 ईस्वी का। इसके अलावा एक है आपके आबू का शिलालेख। आबू का शिलालेख ये है आपके 1285 ईस्वी का। और एक है आपके दरीबा का शिलालेख।
दरीबा का शिलालेख, और ये है 1299 ईस्वी का। और 5 जो शिलालेख थे वो चित्तौड़गढ़ से मिले थे। इनकी कोई बात नहीं है, पर जो आपके 3 शिलालेख है ये इंपॉर्टेंट है, इनका ध्यान रखना है कि समर सिंह के समय के 8 शिलालेख प्राप्त हुए, जिनमें से एक शिलालेख कौन सा है आपका? पहला शिलालेख है आपके चिरवा का शिलालेख। चिरवा का शिलालेख कब का है? 1273 ईस्वी का। दूसरा आपके आबू का शिलालेख कब का है? 1285 का। तीसरा आपके दरीबा का शिलालेख कब का है? 1299 ईस्वी का। और 5 मिले थे चित्तौड़गढ़ से। और जो ये आपके आबू का शिलालेख है, इसी आबू के शिलालेख में आपका जो समर सिंह था, इससे आपके गुजरात का उदारक बताया गया है। गुजरात का उदारक बताया गया है कौन से शिलालेख में? आपके आबू के शिलालेख में समर सिंह के बारे में। तो समर सिंह की हमें इतनी चीजें याद रखनी है कि समर सिंह तेज सिंह के बाद में शासक बना। टाइम पीरियड 1273 से 1302 याद रहे तो अच्छी बात, नहीं रहे तो उससे भी अच्छी बात। लेकिन इसने पहली बात अलाउद्दीन खिलजी ने जब 1299 में गुजरात अभियान किया तो उसकी सेना कहां से होकर गुजरी थी? आपकी मेवाड़ होकर। तो मेवाड़ होकर गुजरी तो अलाउद्दीन खिलजी से क्या लिया था? आपका टैक्स लिया था। इसके अलावा मेवाड़ में जीव हत्या पे रोक लगाने वाला शासक कौन है? समर सिंह। इसके अलावा इस किस्म में कितने शिलालेख प्राप्त हुए? आपके 8 शिलालेख। कौन कौन से? तो चिरवा का शिलालेख, आबू का शिलालेख और दरीबा का शिलालेख। और 5 शिलालेख कहां से प्राप्त हुए? में आपके चित्तौड़गढ़ से। ये बात है किसके? आपके समर सिंह के। इसके बाद में मैं बात करूं तो जो अभी हमने देखा आपका समर सिंह, समर सिंह के 2 पुत्र थे आपके। समर सिंह के कितने पुत्र थे? आपके 2। एक पुत्र है आपका रतन सिंह। कौन है आपका? रतन सिंह। और दूसरा पुत्र है आपका कुंभकर्ण। कौन है आपका? कुंभकर्ण। तो रतन सिंह तो समर सिंह के बाद में शासक बना कहां का? आपके मेवाड़ का। कहां का शासक बनता है? आपके मेवाड़ का। और जो कुंभकर्ण था आपका, इस कुंभकर्ण ने क्या किया? कुंभकर्ण ने आगे जाके आपके कुंभकर्ण ने आगे जाके आपके नेपाल में घुइल वंश की स्थापना की थी। कहां पर? आपके नेपाल में। तो नेपाल में घुइल वंश की स्थापना करने वाला कौन है आपका? तो वो हो जाएगा कौन? आपका कुंभकर्ण। और कुंभकर्ण किसका पुत्र? आपके समर सिंह का। और किसका भाई है? आपके रतन सिंह का। तो ये थोड़ा सा डिवाइडेशन है, ये याद रखना कि नेपाल में घुइल वंश की स्थापना किसने की थी? तो नेपाल में घुइल वंश की स्थापना करने वाला कौन हो जाएगा? आपका कुंभकर्ण। और कुंभकर्ण है कौन? तो कुंभकर्ण कौन है? आपके समर सिंह का पुत्र। और किसका भाई है? तो आपके रतन सिंह का। अब हम बात करते हैं समर सिंह के बाद में मेवाड़ का अगला शासक आपका रतन सिंह। रतन सिंह के बारे में आप सभी जानते हो, पढ़ते आए हो हमेशा से ही। रतन सिंह 1302 से 3 तक रतन सिंह का शासन का। अब जब भी हम रतन सिंह के बारे में बात करना जानते हैं या बात करना स्टार्ट करते हैं, तो रतन सिंह का जब भी नाम आता है कि रतन सिंह, तो आपके एक तो बात पहली दिमाग में क्लियर होनी चाहिए कि रतन सिंह के बारे में पढ़ना क्या है, रतन सिंह के टाइम की सबसे बड़ी घटना क्या है। तो अगर मैं रतन सिंह के टाइम की सबसे बड़ी घटना की बात करूं, तो रतन सिंह के टाइम की सबसे बड़ी घटना है कि मेवाड़ पर अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण। पहली बात तो आपके माइंड में ये आनी चाहिए कि अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण मेवाड़ के किस शासक के समय में हुआ था? तो किस शासक के समय में हुआ था? रतन सिंह के शासन। फिर आपको एक दिमाग में ये आनी चाहिए, सर किसका आक्रमण हो रहा है? आपके अलाउद्दीन खिलजी का। तो सर इस आक्रमण के कारण क्या रहे होंगे? अलाउद्दीन खिलजी आपका जो दिल्ली का सुल्तान है, वो मेवाड़ पे आक्रमण क्यों कर रहा है? अगर मैं पहले कारण की बात करूं, तो जब भी पहले कारण की बात आए तो आप सीधा सा एक उत्तर लिख सकते हो, साम्राज्यवादी नीति।
कौन सी नीति? आपकी साम्राज्यवादी नीति। कोई भी शासक होता था वो एक दूसरे पे आक्रमण करता था क्योंकि अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए। तो अलाउद्दीन खिलजी का पहला कारण हम यही मानेंगे कि मेवाड़ पे आक्रमण करने का सबसे पहला कारण था आपके साम्राज्यवादी नीति। कारण की अगर मैं बात करूं तो दूसरा कारण है आपके चित्तौड़ दुर्ग का। चित्तौड़ दुर्ग का सामरिक महत्व। कैसा महत्व? आपका सामरिक महत्व। समझा मैं दूंगा सामरिक महत्व का मतलब क्या है। सामरिक महत्व का मतलब है कि उसमें आपने नोटिस किया होगा, अगर आपने मिडिल हिस्ट्री पढ़ी होगी, कि अलाउद्दीन खिलजी के समय एक मंगोल आक्रमणकारी हमारे भारत तक आ गया था, आक्रमणकारी भारत पर आक्रमण करने तक। चंगेज खान का आपने नाम सुना हो तो उस समय अलाउद्दीन खिलजी को ये डर लग रहा था कि कहीं ना न जाने न हो, अगर आपका मंगोल आक्रमण दिल्ली पर आक्रमण कर देता है तो अलाउद्दीन खिलजी की सेफ्टी के लिए कोई दुर्ग होना चाहिए ऐसा जहां पे वो पहुंच नहीं सके। तो उस समय उनको एक दुर्ग दिखाई दे रहा था, वो दुर्ग था कौन सा? आपका चित्तौड़। क्यों? क्योंकि एक तो चित्तौड़ है वो आपके पहाड़ी पर बना हुआ है, दूसरा पहाड़ी पर बना और चारों तरफ से परकोटे से बंद है। अगर दुर्ग के गेट बंद कर लिए जाए तो बाहर चाहे दुश्मन बैठा रहो वो अंदर नहीं आ सकता। तीसरा, उस दुर्ग के अंदर आपके पीने के पानी की, कृषि करने की सारी व्यवस्था है, तो वो भी काम चला सकता है। इसीलिए आपके चित्तौड़ दुर्ग का कैसा महत्व है? सामरिक महत्व। कि चित्तौड़ दुर्ग को आपका आधिपत्य में करना चाहता है अलाउद्दीन खिलजी, की बाई चांस कभी भी इस पर आक्रमण हो तो ये अपने परिवार सहित सुरक्षित जगह पर जा सकता है। और वो सुरक्षित जगह कौन सी? आपकी चित्तौड़ दुर्ग। अब मैं तीसरे की बात करूं रीजन की, तो आपका जो ये चित्तौड़ दुर्ग है, ये चित्तौड़ दुर्ग आपका गुजरात व मालवा, गुजरात व मालवा के रास्ते पर है। रास्ते का मतलब है, आप अपनी भाषा की बात करो तो, कि आपके गुजरात तथा मालवा के मार्ग में स्थित है। इसमें आपके मार्ग में, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि एक तो आपका गुजरात उस समय और एक आपका मालवा। अगर मैं बात करूं कि आपकी ये मान लो भारत है, तो एक तो यहां पर जो आपका गुजरात है, गुजरात पे आपके पोरबंदर है, और गुजरात से यहां पर आपके पोरबंदर है, तो जो आपका जलमार्ग वाला रास्ता था वहां से यहां पर व्यापार होता था, अरबों के साथ व्यापार होता था। अरब घोड़े लाते थे, आप घोड़ों का व्यापार कर सकते हो। इसके अलावा जो मध्य प्रदेश का ये जगह है, यहाँ पे जो मालवा कहते हैं, जैसे आपने सुना होगा रतलाम, नीमच, मंदसौर, ये जो आपका क्षेत्र था ये मालवा में आता था। और उस समय यहाँ पे बहुत ज्यादा कृषि होती थी। अब जिस जगह पे सबसे ज्यादा कृषि होगी, वहां से आपकी कृषि ज्यादा होगी तो आय ज्यादा होगी, टैक्स ज्यादा मिलेगा। जिस राजा के पास टैक्स ज्यादा आएगा तो उसकी सेना बड़ी होगी, और जिस राजा की सेना बड़ी होगी तो वो राज्य आपका साम्राज्य विस्तार ज्यादा करेगा। इसलिए आपका अलाउद्दीन खिलजी मालवा पर भी अधिकार चाहता है और गुजरात पर भी अधिकार चाहता है। अब खिलजी गुजरात पर आक्रमण करता, मालवा पर आक्रमण करता, तो एक बार तो यहाँ के राजा उनकी हार मान लेते, उन्हें टैक्स वगैरह दे देते थे। लेकिन जैसे ही राजा वापस दिल्ली जाता तो ये मना कर देते थे कि हम टैक्स नहीं देंगे, क्योंकि उनको पता था कि दिल्ली से वापस यहाँ बार बार आना नामुमकिन है, असंभव हुआ है। इसीलिए आपका खिलजी चाहता था कि अगर मेरा कोई आदमी यहाँ चित्तौड़ दुर्ग में बैठ जाए तो वो गुजरात पर भी कंट्रोल कर सकता है और आपके मालवा पर भी कंट्रोल कर सकता है। इसीलिए आपका अलाउद्दीन खिलजी चाहता है कौन सा दुर्ग? आपका चित्तौड़ का दुर्ग। तो पहला रीजन साम्राज्यवादी नीति, दूसरा आपका सामरिक महत्व, तीसरा आप चित्तौड़ दुर्ग को गुजरात व मालवा के मार्ग में स्थित मान सकते हो। इसके अलावा हम अगर कारण की बात करें, एक रीजन आप देख सकते हो कि जब भी आपका अलाउद्दीन खिलजी के भी दरबार में बैठा होता और अपने कहता था कि मैं दूसरा सिकंदर हूं, मैंने पूरे भारत को जीत लिया है, तो जो उसके आगे जो उसके बैठे होते थे दरबारी वो हंसते, और खिलजी उनसे पूछता क्या बात हुई? हंसे कैसे कि नहीं नहीं ऐसे ही कोई पुरानी बात याद आई। कि नहीं नहीं बताओ क्या बात हुई? कि सर हम एक बार गुजरात गए थे तो हमसे टोल टैक्स लिया था।
कहने का मतलब वो आपके खिलजी को चिढ़ाने का प्रयास कर रहे थे कि आप बात कर रहे हो कि हमने पूरे भारत को जीत लिया और एक रियासत है छोटी सी मेवाड़, उसने आपको रास्ता नहीं दिया था, उसके बदले से आपको टैक्स लिया था। तो कहीं ना कहीं आपके अलाउद्दीन खिलजी का है, ये आपके प्रतिष्ठा का सवाल बन गया था। किसका सवाल बन गया था? आपके प्रतिष्ठा का सवाल बन गया था कि अब तो कैसे भी हो आपके मेवाड़ को जीतना है, क्योंकि उन्हीं के दरबारी उन पे हंस रहे थे। और इसके अलावा आप एक रीजन और मानो तो जिसको आपके इतिहासकार आज के जिसको बढ़ा चढ़ा के आपका बताते हैं, और वो है आपकी पद्मिनी का कारण। लेकिन ये एक गौण कारण है, आप इसे छोड़ भी सकते हो, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने उत्तरी भारत में हर जगह पर आक्रमण किए, तो हर जगह पे तो पद्मिनी नहीं थी। कहीं ना कहीं राजाओं के आपके ये युद्धों के कारण कहीं महिला तो नहीं होती थी, लेकिन इतिहासकारों ने लिखना प्रारंभ कर दिया और आज के जो किताबें छपती है एक दूसरे को बस देख के रिटर्न कॉपी मारनी है और सभी जगह पद्मिनियों का जिक्र करना प्रारंभ कर दिया, जबकि इन रीजन को बताना ही बंद कर दिया। तो याद रखना है, पर मैं भी आपको थोड़ी सी पद्मिनी के बारे में बता देता हूं कि पद्मिनी कौन थी कौन नहीं थी। बात करते आपके पद्मिनी की, कर लेते हैं। पहली बात की ये कहां से है, तो सिंहल द्वीप। कहां से? आपकी सिंहल द्वीप। सिंहल द्वीप को वर्तमान में क्या कहा जाता है आपके? तो श्रीलंका। क्या कहा जाता है आपके? श्रीलंका। इसके पिता कौन थे? तो पिता का नाम है आपके गंधर्व सेन। पिता कौन थे आपके? गंधर्व सेन। पद्मिनी के पिता हो गए गंधर्व सेन। माता कौन थी? तो माता थी आपकी चंपावती। कौन है आपकी? चंपावती। माता चंपावती। कहते हैं कि पद्मिनी के पास एक तोता हुआ करता था, और हमारे वालों ने तो यहां तक उसका नाम भी बता दिया कि उस तोते का नाम क्या? आपके हीरामन तोता। अब ऐसी कहानियां हैं कि एक हीरामन तोता था, ये उड़ता उड़ता किसी व्यापारी के पास आया, व्यापारी ने उसे और किसी को बेच दिया, और लास्ट तक ये तोता था ये किसके पास पहुंच गया आपके? ये पहुंच गया था आपके रतन सिंह के पास। और रतन सिंह को ऐसे ऐसे बताया कि ऐसे ऐसे कोई राजकुमारी है और उसका नाम क्या भाई? आपका पद्मिनी। वो इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर की व्याख्यान नहीं कर सकता, कि वो पानी पीती है तो उसके गले से दिखाई देता है, इतनी है कि वो जन्नत की हूर है। ऐसे कहने का मतलब पद्मिनी की सुंदरताओं के बारे में उल्लेख किया गया कि ऐसी है। आज की जो लड़कियां ब्यूटी पार्लर में जाती है ना, वैसी नहीं, आज वाले कॉस्मेटिक से नहीं, नेचुरल ब्यूटी की बात कर रहे थे पद्मिनी की। इसलिए कहते हैं कि जो आपका रतन सिंह था वो साधु का भेष बनाया और आपके चल दिया भाई सिंहल द्वीप। कुछ दिनों तक वहां तक रहा, पैसे वैसे खत्म हो गए, तो ऐसे साधु का भेष बना लिया, घूमने लगे, और एक दिन उन्हें मिल गए गंधर्व सेन। गंधर्व सेन ने देखे, कहा कि नौजवान युवा तुम लग तो नहीं रहे हो उम्र से कि तुम साधु हो। पर उसने लास्ट में बताया कि मैं साधु नहीं हूं, मैं ऐसे ऐसे मेवाड़ का महाराणा हूं और आपके पद्मिनी से शादी करना चाहता हूं। अब गंधर्व सेन को जब ये बात पता चली कि मेवाड़ का महाराणा है और उस समय मेवाड़ की ख्याति बहुत ज्यादा थी, तो आपके गंधर्व सेन भी राजी हो गए और आपके पद्मिनी और रतन सिंह का विवाह करके और इन्हें मेवाड़ भेज दिया। अब कहते हैं कि पद्मिनी और रतन सिंह मेवाड़ आए, मेवाड़ में अपना वैवाहिक जीवन व्यतीत करने लगे। लेकिन इसी समय यहाँ पे एक नाम मिलता है आपके राघव चेतन का। किसका? आपके राघव चेतन का। ये आपके रतन सिंह के दरबार में रहता था, एक तांत्रिक विद्या का ज्ञाता था, इसे गुरु भी कहा जाता था। कहते हैं कि एक बार राघव चेतन ने पद्मिनी को देखा और पद्मिनी को देख के बेहोश हो गया था। तो कहते हैं कि रतन सिंह ने कहा कि राघव चेतन ये सही नहीं है किसी की औरत को देख के बेहोश होना। पर राघव चेतन ने कहा कि सर हो गया वो तो हो गया। तो कहते हैं कि राघव चेतन को दरबार से निष्कासित कर दिया था। दरबार से क्या, पूरे मेवाड़ से निष्कासित कर दिया था। किसने? आपके रतन सिंह ने अपनी पत्नी पद्मिनी के लिए। इसलिए कहते हैं कि राघव चेतन ने अपनी दुश्मनी का बदला लेने के लिए, अपने अपमान का बदला लेने के लिए किसके पास चला गया था? आपके अलाउद्दीन खिलजी के पास। और खिलजी को जाके पद्मिनी की सारी बातें बताई कि पद्मिनी कैसी है, कैसी दिखती है, कि आप तो इतनी मतलब रानियां पटरानियां है, लेकिन ऐसी नहीं है। कैसी? पद्मिनी जैसी। कि पद्मिनी वो है, उसकी सुंदरता का व्याख्यान खुद राघव चेतन से भी नहीं हो पा रहा था कि वो इतनी सुंदर है। और इससे घायल हो गया कौन भाई? आपका अलाउद्दीन खिलजी। और खिलजी ने कह दिया कि अब तो आक्रमण करना है किस पे? मेवाड़ पे। और कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण कर दिया मेवाड़ पे।
अब रतन सिंह को जैसे ही पता चला कि ऐसे ऐसे भाई आपका अलाउद्दीन खिलजी सेना लेके आ रहा है, तो कहते हैं कि मेवाड़ दुर्ग के चारों तरफ से आपके गेट बंद किए गए और सेना आपके मेवाड़ वाले अंदर बैठ गए और अलाउद्दीन खिलजी ने आपके दुर्ग के चारों तरफ घेरा डाल दिया। कुछ समय तक आपका खिलजी था वो घेरा डाले बैठा रहा, लेकिन उसे पता चल गया कि ऐसे पार नहीं पड़ेगी बाहर बैठे रहने से। इसलिए उसने रतन सिंह के पास संधि का प्रस्ताव भेजा कि मैं आपसे क्या करना चाहता हूं, संधि करना चाहता हूं और मुझे पद्मिनी नहीं चाहिए, सिर्फ एक बार पद्मिनी का दीदार करवा दीजिए। लेकिन पहले रतन सिंह मना कर देता है, लेकिन बाद में पद्मिनी के समझाने पर रतन सिंह भी मान जाता है और अलाउद्दीन खिलजी को मेवाड़ में लाया जाता है, मेवाड़ दुर्ग के अंदर। कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी को खाना वगैरह खिलाया जाता है। खाना खिलाने के बाद उसे आपकी पद्मिनी की परछाई दिखाई जाती है। कहते हैं कि ऊपर ऐसे पद्मिनी खड़ी थी, नीचे आपका तालाब है, इस तालाब में पद्मिनी की प्रतिमा बनी और इस तालाब से आपके एक दर्पण में आपके अलाउद्दीन खिलजी को पद्मिनी को दिखाया गया और इसी से भाई आपका और भी ज्यादा मोहित हो गया। कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। और मन ही मन में धार लिया कि मुझे प्राप्त करना है किसको? आपके पद्मिनी को। यह सारा माइंड में खेल चल रहा है किसके? आपके अलाउद्दीन खिलजी को। अब जैसे खाना वगैरह खाया तो जैसे आपके अलाउद्दीन खिलजी को रतन सिंह बाहर तक छोड़ने गया, तो बाहर जैसे छोड़ने गया तो दुर्ग के नीचे आपका धकेल लिया किसको? रतन सिंह को। और बंदी बना लिया किसको? रतन सिंह को खिलजी ने। और संदेशा भेज दिया कि पद्मिनी को दे जाओ और आपके रतन सिंह को ले जाओ। जब इस प्रकार की कहानी हुई और पद्मिनी को पता चला कि मेरी वजह से मेरे पति या मेवाड़ के आपके रतन सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया और अलाउद्दीन खिलजी ने मांग की किसकी? पद्मिनी की। तो पद्मिनी के दो चाचा भतीजा थे, उन्हें बुलाया आपके पद्मिनी ने। एक आपका नाम था गोरा और एक का नाम था आपके बादल। इन दोनों को बुलाती है पद्मिनी और सारी कहानी बताती है कि इस प्रकार से कहानी हो गई और हमें कैसे भी करके आपके रतन सिंह को छुटा के लाना है। तो आपके गोरा बादल ने कह दिया ठीक है, और आपके अलाउद्दीन खिलजी को संदेश भेज दिया कि चलो ठीक है, पद्मिनी आने को तैयार है, पर एक शर्त है कि पद्मिनी के साथ उसकी जो दासियां हैं वो भी आएगी। कहते हैं कि लगभग 1200 दासियों को तैयार किया गया। अब दासियों की जगह एक योद्धाओं को तैयार किया गया और उन्हें महिलाओं के कपड़े पहना दिए गए। 1200 दासियों की एक पालकी को अगर 4 व्यक्ति उठाते तो सोचो कि 12 चौके 4800 ये हो गए उठाने वाले, ये भी योद्धा थे। तो कहने का मतलब लगभग 6000 की सेना बना के आपके गोरा बादल चल दिए। और लग ऐसे रहा था कि जैसे पद्मिनी जा रही है और पद्मिनियों के साथ उसकी दासी सहेलियां वगैरह जा रही है। जैसे वो दिल्ली पहुंचे तो अलाउद्दीन खिलजी को संदेश भेजा कि पद्मिनी आ गई है, पर उसकी एक आखिरी इच्छा है और वो आखिरी इच्छा ये है कि वो आखिरी समय में मिलना चाहते हैं किससे? आपके रतन सिंह से। तो खिलजी भी तैयार हो गया, उसने मान लिया कि चलो पद्मिनी अब तो आनी है, लास्ट समय से मिला देते। जैसे ही आपके पद्मिनी को रतन सिंह से मिलाया गया तो पद्मिनी तो थी ही नहीं। कौन थे भाई? आपके सैनिक थे। जैसे ही आपके सैनिक थे, इन्होंने अपना असली रूप धारण किया, रतन सिंह को लेके आपका रतन सिंह को छुटाया और आपके मेवाड़ की तरफ रवाना हुए। जैसे इतना बात आपके अलाउद्दीन खिलजी को पता चलती तो सामने से गोरा बादल थे और गोरा बादल ने अपने इन सैनिकों की सहायता से आपका युद्ध का सामना किया और रतन सिंह को छुटा के मेवाड़ में लिए। और जैसे ही मेवाड़ में लिए तो अब पता चला पूरी तरह से अलाउद्दीन खिलजी को कि मेरे साथ क्या हो गया? धोखा। तो अब आपका अलाउद्दीन खिलजी निश्चित कर लेता है कि अब मुझे निश्चित रूप से आक्रमण करना है किस पे? मेवाड़ पे। इसलिए आपका अलाउद्दीन खिलजी अब मेवाड़ पर करता है आक्रमण। इसलिए मेवाड़ में होगा अब आपका प्रथम साका। मेवाड़ में क्या होगा? आपका प्रथम साका, क्योंकि अब आपका आक्रमण कर रहा है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने आपके चित्तौड़ दुर्ग पे आक्रमण किया, कुछ समय तक बाहर बैठा रहा। अब आपके जो अंदर बैठे थे रतन सिंह, इनको अब लगा कि भाई कुछ समय तक बैठे रहते, अलाउद्दीन खिलजी कुछ समय तक बैठा रहेगा, बाद में बाहर चला जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और जब जैसे दुर्ग के अंदर आपके खाने पीने सभी चीजों की कमी होने लगी और उन्हें लगा कि ऐसे नहीं तो हम भूख से मर जाएंगे, तो इन्होंने निर्णय लिया कि हम करेंगे क्या भाई? आपका साका। साका करने का मतलब क्या होता था? साके में 2 चीज होती है आपकी, एक होता है जौहर और एक होता है आपके केसरिया। एक होता है आपका केसरिया। अब केसरिया का मतलब होता था कि हमें पता है कि दुर्ग में हमारे भाई 3000 सैनिक है और बाहर दुश्मन भाई आपके 15,000 20,000 सैनिक लेके बैठा है और निश्चित रूप से हम इनसे जीत नहीं सकते।
जब हम इनसे निश्चित जीत नहीं सकते तो हमारा हारना निश्चित है, हमारा मरना तय है। तो जब हम मर जाएंगे तो हमारी महिलाओं का क्या होगा, हमारी महिलाओं का क्या होगा? क्योंकि उस समय आक्रमण ऐसे होने लगे थे मुस्लिम आक्रांताओं के आने के बाद कि वो आपके महिलाओं और बच्चों को युद्ध के बाद उठा के ले जाया करते थे और महिलाओं को वेश्यागृहों में डाल दिया करते थे। इसलिए वो लोग डर रहे थे। तो महिलाओं ने कहा कि आप हमारी चिंता मत करो, हम जोहर कर लेंगे। जोहर का मतलब हम अग्नि स्नान कर लेंगे, कि हम अपने स्त्रीत्व को हमारे जीते जी कोई दूसरा व्यक्ति हाथ नहीं लगा सकता, हमारे स्वाभिमान को कोई ठेस नहीं पहुंचा सकता, हमारे गौरवशाली इतिहास के साथ कोई छेड़खानी नहीं कर सकता। इसलिए महिलाओं द्वारा पहले ही आपका क्या कर लिया जाता था, अग्नि स्नान कर लिया जाता था। एक साथ सारी महिलाएं बैठ के अग्नि में अपने आप को समर्पित कर देती थी। ये चीज क्या कहलाती थी, आपकी जोहर। और ये जोहर किया गया आपके पद्मिनी के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में, आपके पद्मिनी के नेतृत्व में 1600 अन्य रानियों के साथ। तो मेवाड़ का जो प्रथम शाखा हुआ उसमें जो जोहर हुआ, उस जोहर का नेतृत्व किसने किया, आपके पद्मिनी ने। कितने अन्य रानियों के साथ, 1600। अब जैसे भाई आपकी जितनी महिलाएं थी, बच्चियां थी, वो आग में जल गई। अब जो आपके पुरुष थे वो पहले से गुस्सा थे, अब और ज्यादा गुस्सा है, क्योंकि उनकी माताएं, उनकी बहनें, उनकी पत्नियां सभी की सभी अग्नि में जल गई। किस कारण, इन शत्रुओं के कारण। तो अब उनको पता था कि अब हमें युद्ध करना है और मरना तो है निश्चित रूप से। अब उनका एक ही टारगेट होता था कि ज्यादा से ज्यादा दुश्मन की सेना को में नुकसान पहुंचाना है। इसलिए अब पुरुष थे वो केसरिया कपड़ा पहन के युद्ध किया करते थे, और ये क्या कहलाता था, आपका केसरिया। और जब जोहर और केसरिया दोनों हो जाते थे तो ये क्या कहलाता था, आपका साका। तो मेवाड़ में प्रथम साका कब हुआ, आपके 1303 ईस्वी में। आपके केसरिया का नेतृत्व किसने किया, तो रतन सिंह ने। किसने किया, आपके रतन सिंह ने। तो याद रखोगे कि प्रथम साका मेवाड़ का 1303 में। जोहर का नेतृत्व किसने किया, आपके पद्मिनी ने। केसरिया का नेतृत्व किसने किया, रतन सिंह ने। और इस समय आक्रमणकारी कौन था, तो कौन है, आपका अलाउद्दीन खिलजी। अब जैसे साका हुआ, केसरिया हुआ, और आपका केसरिया जैसे पूरा हुआ और आपके चित्तौड़ पे अधिकार हो गया किसका, अलाउद्दीन खिलजी का। अब जैसे ही खिलजी को लगा कि चित्तौड़ को पा लिया, तो अंदर जाते ही पालेगा किसको, भाई आपके पद्मिनी को। लेकिन जैसे वो अंदर आता है तो आने के बाद में देखता है भाई धुआं ही धुआं है, चारों तरफ राख ही राख है। तो भाई बहुत ज्यादा गुस्सा हुआ कौन, आपका अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, जो आपके मेवाड़ के दुर्ग में, चित्तौड़ के दुर्ग में जो निर्दोष जनता थी, उस निर्दोष जनता का कत्लेआम कर दिया और लगभग 30,000 निर्दोष लोगों की हत्या करवा देता है कौन, आपका अलाउद्दीन खिलजी। और इसके साथ साथ जो चित्तौड़ था, चित्तौड़ का नाम बदल कर देता है खिजराबाद। क्या कर दिया, नाम बदलकर आपके खिजराबाद। नाम बदल के कर दिया उसने आपका खिजराबाद, क्योंकि आपके अलाउद्दीन खिलजी के बेटे का नाम था खिजर खां। क्या नाम था, आपके खिजर खां। अलाउद्दीन का कहने था कि मैंने चित्तौड़ को बर्बाद कर दिया, अब मेरा बेटा खिजर खां इसे आबाद करेगा। आबाद का मतलब इसे पुनः बसाएगा, इसलिए आज से चित्तौड़ का नाम क्या होगा, आपके खिजराबाद। और इस खिजराबाद जो नाम है, इसका उल्लेख मिलता है हमें, एक आपका अभिलेख मिला है दहबी पीर की दरगाह। दहबी पीर की दरगाह, तो दहबी पीर की दरगाह का अभिलेख है 1325 ईस्वी का। इसमें हमें उल्लेख मिलता है कि चित्तौड़ का नाम बदल के अलाउद्दीन खिलजी ने क्या कर दिया था, आपका खिजराबाद। जब खिजर खां आपके चित्तौड़ में रहेगा तो कुछ निर्माण वगैरह भी करवाए होंगे। तो कहते हैं कि खिजर खां ने एक तो आपकी जो गंभीरी नदी है, कौन सी नदी, आपकी गंभीरी नदी, इस गंभीरी नदी पर पुल का निर्माण करवाया। गंभीरी नदी पे किसका निर्माण करवाया, आपके पुल का निर्माण। और एक आपके मकबरे का निर्माण करवाया। किसका निर्माण, आपके मकबरे का। और मकबरे पे मकबरे का अभिलेख लिखवाया जो 1310 ईस्वी का है। और इस मकबरे के अभिलेख में आपके अलाउद्दीन खिलजी की उपाधियों का वर्णन मिलता है। तो सीधा सो आपको मिल जाए, ऐसे सवाल आ जाए कि मेवाड़ के या राजस्थान के किस अभिलेख से अलाउद्दीन खिलजी की उपाधियों का वर्णन मिलता है, तो वो अभिलेख कौन सा होगा, आपके मकबरे का अभिलेख। आप सोचो कि राजस्थान में अलाउद्दीन खिलजी की उपाधियों का वर्णन कैसे मिल सकता है, क्योंकि उसके
चित्तौड़ पर उसने आक्रमण किया था, अधिकार कर लिया था और उसके बेटे खिज्र खान ने मकबरा बनाया था। और जब बेटा मकबरा बना रहा है तो पिता की प्रशंसा करेगा, और पिता की प्रशंसा करने के लिए उसने मकबरे पे अभिलेख लिखवा दिया, और इसी को हम क्या कहते हैं, आपके मकबरे का अभिलेख। अब कौन कौन सी उपाधियां हैं, तो मैं बात करूं आपके मकबरे का अभिलेख। मकबरे का अभिलेख ये 1310 ईस्वी का भाई। इसमें एक तो आपके अलाउद्दीन खिलजी को क्या कहा गया है, सिकंदर सानी। सिकंदर सानी, सिकंदर सानी का मतलब है कि मेरे पिता अलाउद्दीन खिलजी दूसरे सिकंदर है। जिस प्रकार से सिकंदर ने पूरी दुनिया जीत ली थी, उसी प्रकार मेरे पिता ने भी पूरी दुनिया जीत ली है, इसलिए मेरे पिता क्या है भाई, आपके सिकंदर सानी। एक इसने कहा कि मेरे जो पिता है वो आपके ईश्वर की छाया है। किसकी छाया है, आपके ईश्वर की छाया। तो अलाउद्दीन खिलजी को ईश्वर की छाया किस अभिलेख में बताई गई, तो कौन सा अभिलेख हो जाएगा, आपके मकबरे का अभिलेख। इसके अलावा तीसरी एक उपाधि का वर्णन किया गया कि जो मेरे पिता अलाउद्दीन खिलजी है वो संसार के रक्षक है। किसके रक्षक है, आपके संसार के रक्षक। तो अलाउद्दीन खिलजी की 3 उपाधियों का हमें वर्णन मिलता है, और वो 3 उपाधियां क्या, एक तो आपका सिकंदर सानी, दूसरा आपके ईश्वर की छाया, और तीसरा आपके संसार के रक्षक। तो ये सारी की सारी उपाधियां खिज्र खान लिखवा रहा है, कौन से अभिलेख में, आपके मकबरे के अभिलेख में। इसके बाद में कहते हैं कि कुछ समय तो यहां पर आपका खिज्र खान रहा, लेकिन खिज्र खान ने कुछ समय के बाद 1311-12 ईस्वी में अपने पिता को संदेश भेजा कि पापा अब यहाँ पे मन नहीं लग रहा है और मुझे आना है दिल्ली। इसलिए कहते हैं कि खिज्र खान 1303 से लेके 1311 तक तो यहाँ पे चित्तौड़ में रहा था, लेकिन खिज्र खान के बाद में चित्तौड़ का प्रशासक बनाया गया था आपके मालदेव सोनगरा को। किसको, मालदेव सोनगरा। वो इसी मालदेव सोनगरा को एक अन्य नाम से जाना जाता है, और वो है आपका मुंछाला मालदेव। कहते हैं कि जो आपका ये मालदेव सोनगरा है, ये आपके कानड़ देव सोनगरा का भाई हुआ करता था, और इसकी बड़े बड़े मूंछे थी, इसलिए इसका नाम पड़ गया भाई आपका मुंछाला मालदेव। समय के लिए आपके मालदेव सोनगरा के पास रहा। अब कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ पे अधिकार 1303 में हुआ था, और 1326 तक अधिकार रहा था किसके, आपके अलाउद्दीन खिलजी का। लेकिन खिलजी डायनेस्टी 1320 तक रहती है, लेकिन उसके बाद में आपके मालदेव सोनगरा का अधिकार रहा था। तो कहीं ना कहीं आपका जो मेवाड़ का गुहिल वंश चल रहा है, उस गुहिल वंश से जो आपका मेवाड़ वंचित रहा, वो कब से कब तक रहा, आपके 1303 से लेके 1326। क्योंकि 1326 में आगे जाके आपके पुनः अधिकार होगा किसका, मेवाड़ के गुहिल वंश जो आपके सिसोदिया है उनका। तो याद रखना 1303 से लेके 1326 तक आपके मेवाड़ पे गुहिल वंश का अधिकार नहीं था। ठीक है, और बात करेंगे हम आपकी कल नए वीडियो के साथ। इसी के साथ धन्यवाद।